गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज मैं आपके सामने गद्य संकलन से उद्धृत आउटसाइडर पार्ट का पहली क्लास में आपकी ले चुकी हूँ, जिसमें आपने देखा कि कहानी के जो मुख्य पात्र है नीलम, उसने अपने छोटे भाई की शादी कर लेने के बाद आज वह चैन की सांस लेना चाह रही थी। लेकिन सभी भाई बहन, आपको उनका उद्देश्य मालूम ही हो गया है कि वह लोग ड्राइंग रूम में इकट्ठे हुए कि हम लोग अभी हालचाल भी नहीं ले पाए, आराम से बैठ के बात करें। जहाँ पर कि बड़े भाई ने कहा कि तुम ये बार बार ये जुमला क्यों रट रही हो कि इस घर की आखिरी शादी है। जिस पर कि नीलम कहती है, अभी तुम्हारी बेटी तो बहुत छोटी है, मैं इस जनरेशन की कह। अभी वह बोलना चाह रहा है, लेकिन अंतरात्मा जो है वह उसकी क्योंकि वह जान रहा है कि वह गलत बात है, जिसके कारण वह बोल नहीं पाता। तो अपने से जो छोटा भाई सुजीत और पम्मी यानी पूनम जो उसकी बहन है, उसकी तरफ देखने लगता है। सुजीत तो शर्म से सिर झुका लेता है, लेकिन पूनम हमेशा से बोल रही थी, जिसके कारण कि उसने ये बात बोला कि दीदी अब आपकी सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो गई हैं, आपको भी सेटल हो जाना चाहिए। यह सुनकर के नीलम कि ये किस तरह की बचकानी बातें कर रही है, तभी जो घर का दामाद नरेश है वह यह बात कहता है कि इस घर के लिए आपने इतना कुछ किया है, एक तरह से आपने अपनी पूरी जिंदगी ही होम कर दी। होम कर देना क्योंकि 20 वर्ष की उम्र में पिता और माँ ने जो बच्चों की जिम्मेदारी, अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी इसके ऊपर डाली थी, उन जिम्मेदारियों को ये 25 वर्ष से निरंतर पूर्ण कर रही थी, जिसके कारण आज कह रही आपने पूरी जिंदगी, अपने जीवन के जो सुनहरे काल थे, उस जीवन के सुनहरे काल को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। इसलिए सब चाहते हैं कि अब आप इत्मीनान की और आराम की जिंदगी बसर करें। क्योंकि हर के मन में एक अपराध बोध पलता रहता है और एक कांटा। आप कांटा का उद्देश्य आज के समय के अनुसार समझ सकते हैं कि एक कांटा हरदम चुभता रहता है, और बार बार पम्मी यही कहती है, काश दीदी का भी घर बस गया। यहाँ तक हमने आपको कराया था, अब इसके आगे का आप देखिएगा। अब घर के दामाद को डांटा तो नहीं, क्योंकि भाई हमारे यहाँ संस्कृति में, हमारी जो संस्कृति है उस भारतीय संस्कृति में दामाद तो पूज्य माना जाता है। अब वो छोटी बहन का है, जिसके कारण कि उसे नीलम डांट, तो बहन को तो डांट दी थी, लेकिन इसे तो डांटा नहीं जा सकता। इसलिए फीकी हंसी हंस करके नीलम ने कहा, मैं तुम लोगों की भावना समझती हूँ नरेश, पर घर बसाने की भी एक उम्र होती है। अर्थात आज मैं जीवन के इस पड़ाव पे आ गई हूँ कि जहाँ पर अब मेरी यह उम्र शादी करने की नहीं है, तो शादी की भी तो एक उम्र होती है। जिसके कारण उसने फीकी हंसी हंस करके कहा कि घर बसाने की भी, अर्थात विवाह करने की भी एक उम्र होती है। होती क्यों नहीं, जरूर होती है। आप अभी भी उसी उम्र के दायरे में हैं। हम किसी भी बात को अपने अनुसार ढाल लेते हैं। यदि मुझे वह बात अच्छी लग रही है, तो चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, उसको हम अपने अनुसार ढाल ले रहे हैं। आज इन लोग जो ड्राइंग रूम में इकट्ठा हुए हैं, वो आपको उद्देश्य इन लोग का समझ में आ ही गया होगा, जिसके कारण कि उन्होंने नरेश को भी इस तरह से तैयार कर लिया। इसलिए कह रहे हैं, वो ये कह रही है कि आज 45 साल की उम्र में मैं शादी की क्या बात सोचूं, जिसके कारण वो कहता है कि आप भी अभी इसी उम्र के दायरे में हैं। वो तो शुरू से आप सबकी गार्जियन बनी रही, इसलिए अपने आप को बुजुर्ग समझने लगी, अर्थात उम्र दराज समझने लगी। गार्जियन अर्थात भाई बहनों की जिम्मेदारी पूरी करते करते आप अपने आप को गार्जियन समझ रही हैं, इसलिए आज अपने आप को आप बुजुर्ग समझने लगी। नहीं तो 45 भला कोई उम्र होती है। मैंने आपसे कहा ना कि हम लोग क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के अनुसार किसी भी बात को डाल लेते हैं। अब इन लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, तो अब आप एक भार की तरह हैं इस घर के लिए। आप भी इस घर से
वो करिए, जिसके कारण क्योंकि कह रहे हैं ना कांटा हरदम चुभता रहता है। आज तक उन लोगों को कांटा नहीं चुभ रहा था, आज तक दीदी के विवाह की नहीं चिंता थी। आज क्यों चिंता हुई? क्योंकि अब आखिरी भाई की भी पूरी हो गई है, अब सबकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। अब यह भी विवाह करके हम लोगों को मुक्त करें, स्वतंत्र करें, जिसके कारण उन्होंने यह बात कही है कि 45 भी भला कोई उम्र होती है। आप चाहें तो अब भी आपके लिए दर्जनों प्रस्ताव आ सकते हैं। प्रस्ताव था शादी के लिए, न जाने कितने दर्जन लोग प्रस्ताव भेज सकते हैं। नीलम ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसी बचकानी बातों का, ये छोटे बच्चों की तरह की बातें हैं, कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है कि आज 45 वर्ष की उम्र में ये लोग मेरी शादी की बात कर रहे हैं। जिसके कारण उसने कहा कि ऐसी बचकानी बातों को कोई जवाब भी क्या दे। उसने तो उसे महज मजाक समझा, तो सोचा ये लोग मजाक की बात कर रहे हैं, पर वे लोग सचमुच दर्जन भर प्रस्ताव बटोर लाए थे। अब आपको बड़े भाई के आने का उद्देश्य स्पष्ट हो गया होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि वे लोग दर्जन भर प्रस्ताव बटोर लाए थे। लगा कि छोटे की शादी का तो बहाना था, वे लोग शायद इसी अभियान के लिए इकट्ठा हुए थे, अर्थात इसी योजना के लिए, नीलम की शादी करना, उसको सेटल हो जाने के लिए ही इकट्ठा हुए थे। उन लोगों की गुपचुप खिचड़ी पकती रही और उसे कानों कान खबर तक, अर्थात जिस बहन ने अपने जीवन की पूरी आहुति दे दी, अर्थात अपने जीवन का जो सुनहरा समय था वह अपने भाई बहनों को पालने और जिम्मेदारी को पूरा करने में दिया, और इन लोगों ने इसको गुपचुप खिचड़ी पकाना, अर्थात जो दर्जन भर प्रस्ताव लिया, या जो उन लोग आपस में बात करके ही ये सारी बातें किए होंगे उसी घर के अंदर, लेकिन नीलम को कानों कान भी खबर नहीं हुई। उसे तो तब पता चला जब एक लंबी चौड़ी लिस्ट उसे थमा दी गई। यहाँ पर 3 जगह से आए हुए हैं दर्जन भर प्रस्ताव, उनको आप पॉइंट्स में वैसे ही तैयार करिएगा। फिर भी उसने इस बात को गंभीरता, फिर भी उसने अर्थात नीलम ने इस बात को, क्योंकि ये जो दर्जन भर प्रस्ताव लेकर के आए थे उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया, केवल मनोरंजन के लिए वह पूरा ब्यौरा पढ़ गई थी, अर्थात मजाक समझ करके कि देखें भाई कौन 45 साल की उम्र की और लड़की के साथ कौन शादी करने के लिए तैयार है, तो वह मनोरंजन मजाक के मूड में उसने उसे पढ़ डाला। उसे हंसी भी आई थी और आश्चर्य भी हुआ था, अर्थात जिस तरह के प्रस्ताव थे उससे उसे हंसी भी आई और साथ ही साथ आश्चर्य हुआ कि लोग कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियों में भी शादी का शौक पालते हैं। अब इस पे क्वेश्चन आएगा कौन कौन सी विपरीत परिस्थितियाँ, तो वह विपरीत परिस्थितियाँ और शादी का जो उन लोगों ने शौक पाला हुआ है उसके बारे में आपको 3 पॉइंट्स तैयार रहने चाहिए। उसे फुर्सत से विचार करने के लिए कहा गया था, अर्थात कम से कम भाई उसने प्रस्ताव जो ये लोग लाए थे वह थोड़ा तो आगे बढ़ा, जिसके कारण उन लोगों ने कहा कि ठीक है दीदी आप फुर्सत से इस पे विचार कर लीजिए। पर सुदीप और सुषमा दोनों के नीचे अंडरलाइन करिए और बड़ा भाई लिख दीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। पर सुदीप और सुषमा दूसरे ही दिन उसके कमरे में आधम के, अर्थात रात में 11 बजे तो लोग छोड़ करके ही आए थे, उसके बाद लोग ड्राइंग रूम में इकट्ठा हुए थे। रात में उसको प्रस्ताव दिया गया और ये कहा गया कि आप फुर्सत से विचार कर लीजिए। लेकिन जब व्यक्ति के मन में चोर होता है और तब उस समय लगता है ना कि कितनी जल्दी हमारी बात हो जाए, जिसके कारण वो लोग सुबह ही उसके कमरे में आधम के, अर्थात नीलम के, उन्हें शायद सबसे ज़्यादा जल्दी थी। क्योंकि उन्हें कनाडा जाना था, उन्हें और सुषमा को अपने माँ बाप इत्यादि से भी मिलने जाना था। साथ ही साथ जो छोटे भाई जिसके साथ वह रह रही थी उसका भी ये कहना था कि मुझे मुक्त करो, जिसके कारण अब उन्हें सबसे ज़्यादा जल्दी थी। कनाडा जाने से पहले वे सब कुछ तय करके जाना चाहते थे। उनके पीछे पीछे सुजीत भी आ पहुंचा, अर्थात जो दूसरे नंबर का भाई था वह भी आ पहुंचा। लगा कि दोनों भाई दल बांधकर उस पर हमला करना चाहते हैं। दल बांध करके कहने का तात्पर्य कि दोनों भाई ऐसे आ गए क्योंकि वो दोनों की अपनी भाई जो
विचार विमर्श हुआ था, उस विचार विमर्श में अगर हम शत्रु पे चारों तरफ से घेर करके आक्रमण करेंगे तो वो सफल होगा, यदि एक तरफ से करते तो उतना सफल नहीं होगा, जिसके कारण कि ऐसा लगा कि दोनों भाई दल बांध करके उस पर हमला करना चाहते थे। अब थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती हैं, अर्थात मुख्य भूमिका पर आने से पहले क्या होगा कि कम से कम इधर उधर की थोड़ी बातें कर ली जाएं, इसलिए कह रहे हैं थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रहीं। फिर सुदीप ने एकाएक पूछ लिया, दीदी तुम्हें वह लखनऊ वाला प्रपोजल कैसा लगा? आप अंडरलाइन किस पे करिएगा? लखनऊ वाला। थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रहीं और किसने पूछना शुरू किया? तो बड़े भाई सुदीप ने पूछना शुरू किया कि लखनऊ वाला प्रपोजल कैसा लगा। कौन सा? वो अवस्थी जी वाला, अर्थात लखनऊ वाले कौन है? अवस्थी जी वाले। ना बाबा, शादी के तुरंत बाद नानी बनने का अपना कोई इरादा नहीं। अर्थात अवस्थी जी की लड़की जो है वह बच्चे होने वाला है, जिसके कारण उसने बोला कि जिस व्यक्ति की लड़की, व्यक्ति शादी किस लिए करता है? घर परिवार के लिए करता है। और वह घर परिवार में यदि उनकी लड़की के भी बच्चे होने वाले हैं तो वह क्यों शादी कर रहे हैं? इसलिए यहाँ पर उसने बोल दिया कि नानी बनने का अपना कोई इरादा नहीं। क्यों? क्योंकि वह एक एक इरादों को, प्रपोजलों को काटना चाह रही थी, जिसके कारण कहा। साथ ही साथ आपने ऊपर भी देखा था कि कैसी विपरीत परिस्थितियों में लोग, उसे हंसी भी आई थी और आश्चर्य भी हुआ था कि लोग कैसी विपरीत परिस्थितियों में शादी का शौक पालते हैं, जिसमें से अवस्थी जी वाला क्यों उसने काटा? तब आप बता दीजिएगा कि उसने कहा कि शादी के बाद तो हर व्यक्ति के अपने सपने होते हैं, लेकिन पता चला कि मैं शादी होकर के जाऊं और मैं तो स्वयं नानी बन गई हूं, तो फिर मेरा अपना जो शौक और अरमान है वो कहाँ पूरा होगा। इसलिए उसने ये बात टालने के लिए कह दिया कि शादी के तुरंत बाद नानी बनने का अपना कोई इरादा नहीं। तो बरेली वालों को देख लेते हैं। सुषमा ने सुझाव दिया, अर्थात जो बड़ी बहू है उसने सुझाव दिया, जब लखनऊ वाले को उन्होंने काट दिया नानी बनने का, तो बरेली वालों को कैसा है? उनके 2 बेटे ही हैं, शायद वे भी अभी छोटे हैं। अर्थात वहाँ आपने इसलिए कर रही है ना कि वह अवस्थी जी वाला उम्र दराज उनकी लड़की के भी है, तो चलिए बरेली वाले को देख लेते हैं। उनके पास तो सिर्फ 2 बेटे हैं, अर्थात बेटियां भी नहीं हैं, जो कि जिम्मेदारी रहेगी, और दूसरी तरफ है वे दोनों अभी छोटे हैं, और उन बेटों को भी वे हॉस्टल में रखने को तैयार हैं। अर्थात समाज को तो ये दिखाने के लिए कर रहे हैं कि मैं उन बच्चों की सुरक्षा संरक्षा के लिए शादी कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने प्रपोजल में क्या लिखा है कि ये शादी के लिए आप परेशान मत होएं, बल्कि उन बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि उन बच्चों को भी वे हॉस्टल में रखने को तैयार हैं। सुदीप ने जानकारी दी। आपको हो गया बड़े भाई, उसने लखनऊ अवस्थी जी वाला बोला, सुषमा ने बरेली वाला बोला, लेकिन जब उसने बोला कि उन लड़कों को हॉस्टल में, तो जो छोटा भाई है दूसरे नंबर का, उसने, सुदीप ने जानकारी दी कि उन बेटों को भी वे हॉस्टल में रखने को तैयार हैं। इसी को कहते हैं हिपोक्रेसी। इधर तो यह प्रचारित करेंगे कि हम सिर्फ बच्चों की खातिर शादी कर रहे हैं, और फिर उन्हीं बच्चों को हॉस्टल में ठूंसने को तैयार हो जाएंगे। अर्थात इस समाज में लोगों को दिखाने के लिए तो ये कह रहे हैं कि मैं शादी सिर्फ इन बच्चों के लिए कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इन बच्चों को एक माँ की आवश्यकता है। और आप लोगों से ये बात कह रहे हैं, लड़की वालों से ये बात कह रहे हैं हॉस्टल में ठूंसने, अर्थात बच्चों को ज़बरदस्ती हॉस्टल में डालने को तैयार हैं, सिर्फ अपने शौक़ को पूरा करने के लिए। ऐसे 2 मुँहे लोगों से मुझे सख्त नफरत। अर्थात दूसरों के, किसी के सामने कुछ कहना और किसी के सामने कुछ कहना, तो इनको क्या कहते हैं? 2 मुँहे लोगों से मुझे सख्त नहीं। जाने दो बरेली वालों को गोली मारो, सुजीत बोला। अर्थात अब बड़ा भाई बोलता है कि ठीक है, लखनऊ वाला भी छोड़ो, बरेली वाला भी छोड़ो, मुझे तो नरेश के जीजा जी, नरेश जो इनके छोटी बहन के पति अभी आपने देखा था, उन्हीं के बारे में कह रहा, नरेश के जीजा जी वाला प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। एक तो महाशय डिप्टी कलेक्टर हैं, अर्थात डीएम हैं। अब तीसरे पर ये लोग आए, पहला लखनऊ अवस्थी जी वाला,
जो कि नानी के आधार पे कर दीजिएगा। दूसरा बरेली वाला जो सुषमा ने कहा था, दोनों बच्चों को हॉस्टल में ठूसने के लिए तैयार हैं। और तीसरा जो नरेश के जीजा जी जो कि डिप्टी कलेक्टर यानी डीएम है। दूसरे थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने का शौक़ भी रखते हैं। ही विल बी ए परफेक्ट कंपेनियन, अर्थात आप लोगों की एक परफेक्ट जोड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि आप भी लिखने पढ़ने वाली हैं और वह भी लिखने पढ़ने का शौक़ रखते हैं। उन्हीं की बात कर रहे हो ना जिनकी लड़की ने आत्महत्या की धमकी दी है। अर्थात तीसरे उसको कैसे उसने प्रस्ताव को कहा कि उसी डिप्टी कलेक्टर की बात कर रहे हो ना जिनको तुम कह रहे हो ही विल बी ए परफेक्ट कंपेनियन, जिनकी लड़की ने आत्महत्या की धमकी दी है। अरे क्यों मेरे सिर हत्या थोपना चाहते हो? अर्थात उस लड़की ने बात बोली है कि जिस दिन पापा तुम शादी करोगे उस दिन मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो भाई तो मेरे सिर क्यों उसकी हत्या थोपना चाह रहे हो? मेरे कारण वो क्यों हत्या करेगी अपनी आत्महत्या? इसलिए अरे इन धमकियों से कुछ नहीं होता दीदी। पम्मी की सास ने भी तो कहा था कि अगर ये शादी हुई तो मैं मिट्टी का तेल छिड़क लूँगी। पर क्या हुआ? कुछ नहीं। 2-4 साल मुंह फुलाए रही, अब सब ठीक चल रहा है। अर्थात सुजीत ने ये बात कहनी शुरू की थी बड़े भाई ने, और तुरंत जो दूसरा भाई सुदीप है उसने ये जान दिया कि अरे वो जो आत्महत्या की बात कर रही है ना वो फालतू की बातें। क्यों? क्योंकि उसने इसका वो दिया। क्यों? क्योंकि पम्मी ने भी जो शादी की हुई थी उसमें भी तो उसकी सास ने यही बात कहे थे। तो क्या किया? 2-4 साल मुंह फुलाए रही और फिर तो ठीक हो गई, जिसके कारण कि ये इस तरह की जो आत्महत्या की बातें करना है वह गलत। तो आपको 3 के आधार पे आप देख लीजिएगा। पहला आप देख लीजिएगा लखनऊ अवस्थी जी वाला, जिनमें वह नानी के आधार पे याद रखिएगा। दूसरा बरेली वाला, जिनमें उनके 2 लड़के हैं और वो भी अभी छोटे हैं, जिन्हें वह हॉस्टल में ठूसने को तैयार हैं। तीसरा नरेश के जीजा जी जो डिप्टी कलेक्टर हैं, थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने का शौक़ भी रखते हैं, लेकिन उसको किस तरह से काटा है कि उनकी लड़की ने आत्महत्या की धमकी दी है तो मैं अपने सिर पर उसकी हत्या थोपना नहीं चाहती। जिसके कारण कि छोटे भाई ने तुरंत सुदीप ने यह बात कही कि पम्मी की सास ने भी तो यही बात कहा था कि अगर यह शादी हुई तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। लेकिन क्या हुआ? 2-4 साल मुंह फुलाए रही, अब सब ठीक हो गया। तो यहाँ तक आपकी 3 वो हो गई है। इन तीनों को पॉइंट्स के आधार पर आप तैयार कर लीजिएगा। क्यों? कौन सी विपरीत परिस्थितियों पे क्वेश्चन आएगा, क्या क्या वो प्रस्ताव लेकर के आए थे, इनके आधार पर आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद आप जो फर्स्ट वाले से ही आप एक साथ रिवीजन करते जाइएगा। क्यों? क्योंकि यदि आप एक साथ रिवीजन करेंगे तभी आपको यह अच्छी तरह से स्पष्ट हो सकता है।